आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोदरा कक्षा 9वीं अध्याय 8 गति भाग 2 मैं जितेंद्र गहलोत। दूरी व विस्थापन। सामान्यतः गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अर्थात वह व्यक्ति कितने पथ या कितने रास्ते चलता है वो सारी दूरी कहलाएगी। अर्थात उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की है। लेकिन किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य की तय की गई लंबवत या न्यूनतम अर्थात सीधी दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अर्थात एक उदाहरण के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति बालोतरा से माजीवाला की तरफ गति करता है। बालोतरा और माजीवाला के मध्य की सीधी दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन वह व्यक्ति बालोतरा से घूमते हुए बिठूजा 5 किलोमीटर और बिठूजा से माजीवाला 8 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। तो उसने कुल दूरी 8 और 5 13 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन वहीं वह माजीवाला 13 किलोमीटर चलकर पहुंचा, लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी 13 किलोमीटर हुई। वहीं उसके विस्थापन उसकी सीधी दूरी केवल वही दूरी मानी जाएगी जो माजीवाला और बालोतरा के मध्य की सीधी दूरी है। अर्थात किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है जिसका दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं विस्थापन एक सदिश राशि है जो दिशा पर निर्भर होती है और दिशा पर डिपेंड रहती है। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। दूरी सदैव धनात्मक हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वहीं विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अर्थात कोई वस्तु घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुंच गई तो उसके द्वारा उसका विस्थापन शून्य माना जाएगा। वहीं दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। वहीं इसका विपरीत विस्थापन का परिणाम दूरी के बराबर या उससे सदैव छोटा होता है। दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर भी निर्भर करती है, वहीं विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात एक एग्जाम्पल से हम समझें तो जहाँ पर एक व्यक्ति 4 ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। इस 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात उसने कुल दूरी 4 किलोमीटर और ए और बी के बीच का विस्थापन भी 4 किलोमीटर हुआ। वहीं अब व्यक्ति ने बी से सी तक पहुंचने के हेतु अर्थात वो बी से सी बिंदु पर आया, उसके लिए उसने 4 किलोमीटर ए से बी तक जाने में और बी से सी तक आने में 4 और 5 कुल 9 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन इन दोनों के बीच का विस्थापन केवल 3 ही माना जाएगा, क्योंकि ए और सी के बीच की कुल दूरी या सीधी दूरी केवल 3 है। वहीं उस व्यक्ति ने अब सी से होते हुए वापस वो ए पर आ गया। अर्थात उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 4 + 5 9 और 9 + 3 12 हुई। लेकिन वो व्यक्ति घूम फिर कर वापस उसी स्थान पर आ गया जहाँ से उसने गति शुरू की थी। अर्थात प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0 है, अतः विस्थापन 0 होगा। इस प्रकार विस्थापन किसी भी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की दूरी पर निर्भर होता है, जबकि दूरी किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी पर निर्भर होता है, कुल मान पर निर्भर करता है। विस्थापन का परिणाम के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी यदि 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिणाम भी 60 ही होगा। अर्थात यदि मैं इसको नाम ओ बिंदु दे दूं, इस बिंदु को ए नाम दे दूं, तो ओ और ए के बीच में यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उन दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर ही मानी जाए और उनके द्वारा तय की गति भी क्या होगी 60। अर्थात कोई वस्तु कहाँ से कहाँ तक आई, ए से ओ की तरफ आ रही है तथा ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय कर रही है। अब वो वस्तु वापस बी की तरफ गति कर रही है, अर्थात वो इस तरफ से इस तरफ गई तो उसने कुल दूरी 60 और 25 85 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं ए और बी के बीच की सीधी दूरी
अर्थात उनके बीच का विस्थापन यदि मैं लेता हूँ तो ये दूरी, सीधी दूरी यदि मान लीजिए 35 किलोमीटर है तो विस्थापन का परिणाम 35 किलोमीटर माना जाएगा। अर्थात ए और बी के बीच की सीधी दूरी केवल 35 किलोमीटर है, अतः इसका विस्थापन 35 होगा। लेकिन इसके द्वारा तय की गई दूरी 60 + 25 85 किलोमीटर मानी जाएगी। अतः विस्थापन व दूरी समान हो सकते हैं, लेकिन समान होना अनिवार्य नहीं है या किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। हम ऐसे और भी कई उदाहरणों से देख सकते हैं जहाँ गति के दौरान विस्थापन का परिणाम शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु यदि स्थान बदलती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जरूर होगी। वस्तु गति करने पर पुनः ओ तक आ जाती है, अर्थात कोई भी वस्तु घूम फिर कर वापस उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ से उसने गति प्रारंभ की है, अर्थात प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, तो विस्थापन सदैव शून्य होगा। यहाँ पर भी एक प्रयोग के अंतर्गत यदि कोई वस्तु 60 किलोमीटर ओ से ए की तरफ, वहीं ए से ओ की तरफ पुनः 60 किलोमीटर आती है, अतः 60 और 60 उसने कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन विज्ञान के अनुसार वह वस्तु ओ से रवाना हुई और पुनः ओ बिंदु तक पहुंची है, अतः उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होगा। उसके द्वारा किए गए कार्य का कोई अर्थ नहीं है, वो कार्य अर्थहीन माना जाता है, अर्थात उस कार्य का परिणाम शून्य माना जाता है। दो विभिन्न भौतिक राशियाँ दूरी तथा विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर एक मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के अनुसार एक कोने से दूसरे कोने तक उस किनारे से होते हुए मापेंगे तो अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम को आप माप सकते हैं। अर्थात आपके जैसे विद्यालय के अंदर भी एक बास्केटबॉल कोर्ट या कोई भी खेल का मैदान जो आयताकार स्थिति में होता है, आप उसे लें और उसे मापने का एक बार प्रयास करें। तो जब जरूरी नहीं है बास्केटबॉल कोर्ट हो, और भी यदि कोई आयताकार मैदान आपके विद्यालय में उपस्थित है तो उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब आप मापेंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर की दूरी 5, यहाँ की दूरी 10, फिर पुनः 5 और पुनः ये दूरी 10 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इस व्यक्ति ने एक बिंदु से वापस उसी घूम फिर कर उसी बिंदु तक आने में उसने कुल दूरी 10 और 10 20 और 5 + 5 कुल 30 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन उस वस्तु ने घूम फिर कर वापस उसी स्थान पर प्रवेश किया जहाँ से उसने गति प्रारंभ की थी, अर्थात उस वस्तु ने ए से गति प्रारंभ की और पुनः ए पर आकर पहुँच गया, अर्थात उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन शून्य होगा। इसी प्रकार स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारी गाड़ी के आगे, बाइक्स या कार जो होते हैं उनके आगे भी ओडोमीटर लगा होता है। ये ओडोमीटर उस टायर द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ये दूरी को ही मापता है, अर्थात इस समय के साथ गाड़ी कितनी चलती है इसको मापता है। भले ही आप शाम को घूम फिर कर अपने घर पर आएंगे तो भी ये दूरी को मापता है, उनके बीच की कुल दूरी का ज्ञान आपको बताता है कि आपने कुल कितनी दूरी तय की। अर्थात एक कार को यदि भुवनेश्वर से आप दिल्ली लेकर गए हैं और ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है, अतः आपने 1850 किलोमीटर की दूरी तय की है। वहीं यदि आप वहां से पुनः दिल्ली से वापस भुवनेश्वर अपने घर पर पहुंच गए तो अतः वहीं अपन एक समान गति और असमान गति, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। यदि वो पहले सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है, चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है, अर्थात वह वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की ही दूरी तय करती है, तो अर्थात वह वस्तु एक समान अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, इसलिए इसको एक समान गति के नाम से जाना जा सकता है। हम इसे एक समान गति कहते हैं। वहीं इस तरह की गति में समय अंतराल हमेशा छोटा होना चाहिए और हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़कों पर या जा रही कार, पार्क आदि में एक व्यक्ति ये असमान गति की कुछ उदाहरण भी पेश करते हैं, अर्थात वह वस्तु जो समय के साथ एक निश्चित दूरी तय
नहीं कर सकता। अर्थात एक व्यक्ति जहाँ पहले वो 1 सेकंड में 50 मीटर चलता है, वहीं दूसरे सेकंड में भीड़ भाड़ के होने के कारण 30 मीटर, तो वहीं कहीं रास्ता खुला मिलने पर वही उस गाड़ी को 60 से 70 मीटर की स्पीड पर प्रति सेकंड की स्पीड पर बढ़ा देता है। ऐसे उदाहरण असमान गति के भी उदाहरण होते हैं। प्रश्न, एक वस्तु द्वारा कुल दूरी तय की गई, कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाइए। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का क्या परिणाम होगा? विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या विस्थापन कभी शून्य नहीं हो सकता, या विस्थापन का मान अर्थात परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है? धन्यवाद।